एस्ट्रोलॉजी किसी के लिए साइंस तो किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी और किसी के लिए सिर्फ एक डेली हॉरोस्कोप स्क्रॉल करने का रूटीन। बट इफ़ वी वेयर टू बिलीव एक्सपर्ट्स तो एस्ट्रोलॉजी के पीछे एक पूरा यूनिवर्स है जो सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता बल्कि हमें खुद से कनेक्ट करने का भी रास्ता दिखाता है। आज हमारे साथ है शेफाली कपिल शर्मा, एक 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर जो पिछले 25 साल से लोगों को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइड कर रही हैं। आज जब पूरा सोशल मीडिया क्विक फिक्स रेमेडीज से भरा हुआ है तो शेफाली ये मानती हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक स्पिरिचुअल साइंस है जो कि पेशेंस, सेल्फ अवेयरनेस और फेथ पे काम करती है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। Hello ma'am, welcome and first of all thank you so much for joining us here today. So how have you been? हेलो श्वेता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम जस्ट फाइन। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो हम आपसे जानेंगे ही, बट सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि शेफाली कपिल शर्मा आखिर है कौन? शेफाली कपिल शर्मा एक वाइफ है, एक मदर है और I love dancing, I love singing. I am a very fond of pets. I have a pet also. और मैं एक सीकर हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि आपने 19 की एज में एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। 19 की एज में लोगों को अपना करियर पाथ भी डिसाइडेड नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता है मुझे आगे पढ़ाई क्या करनी है, और आपने अपना पूरा करियर चूज़ कर लिया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है। आपने इनफैक्ट स्टार्ट कर दी उस टाइम पे। तो इतनी यंग एज में एस्ट्रोलॉजी की तरफ जो आप गए, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट था या कोई रीज़न था जिसकी वजह से आपने ये डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी ही करनी है? श्वेता, मैं एक, जैसे आपको पता है, मैं एक ज्योतिषीय परिवार से हूँ और मैं एक 5th जनरेशन में हूँ। तो बचपन से ही मेरा जो सपोर्ट सिस्टम था ज्योतिष का, मेरे नाना जी थे। हम छोटे से थे तब से उनसे हाथ दिखा रहे थे, उनसे गाइडेंस ले रहे थे। तो मैं ज्योतिष करने से पहले बचपन में मैं म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, गाना गाती थी, कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। एक समय आया कि जब मैं 16 साल की हुई और मैंने ऑल इंडिया लेवल पे संगम कला ग्रुप में गाना भी गाया, मेरा सिलेक्शन भी हुआ और उन्होंने बोला कि हम आपको बॉम्बे भेजना चाहते हैं, आप आगे जाइए। अब मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि तुम्हारा जो पाथ है वो म्यूज़िक नहीं है, ये तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा। तो मैं थोड़ा सा शैटर भी हुई कि मैं सारी उम्र में छोटी सी मैं गा रही हूँ, इन्होंने तब तो मुझे कुछ कहा नहीं, अभी ये मुझको बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा पाथ नहीं है। फिर थोड़ी मैं फ्रस्ट्रेशन मुझे रही और मुझे था कि नहीं जाएंगे तो फिर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो फिर जब मैं 19 की एज में हुई और मैं उस चीज़ के लिए सोचने लगी अंदर से कि फिर क्या कर सकती हूँ मैं, तब उन्होंने मुझे बुक दिया, तुम ये शुरू करो हैंड रीडिंग। तुम मेरे पास हाथ दिखाने आती रहती हो ना, एक बार तुम खुद करके देखो। तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर उसके थ्रू मैं जैसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगी, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा माहौल भी था, मम्मी मेरे फादर भी स्पिरिचुअल थे, तो बुक्स पढ़ने लगी। उसके थ्रू मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और रास्ते अपने आप फिर खुलते ही गए। लोग जनरली एस्ट्रोलॉजी को ये मानते हैं कि ये सिर्फ प्रेडिक्शन है। कुछ जिनका बिलीफ है उनका तो बहुत बिलीफ है, वो बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे या बिना अपनी हॉरोस्कोप देखे कहीं नहीं जाते, कोई काम स्टार्ट नहीं करते। बट कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ प्रेडिक्शंस तक लिमिटेड है, लेकिन आप इसको एक स्पिरिचुअल साइंस कहते हो। तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का रियल एसेंस क्या है? हमारे जो वेद हैं वो एनकम्पस करते हैं अध्यात्म को भी और साइंस को भी, और एस्ट्रोलॉजी वेदों का 6ठा अंग है जो आपकी आउटर वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर जो भी हमारे सेलेस्टियल एनर्जीज हैं, हम प्लैनेट्स को एनर्जीज मानते हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके अंदर, आपके इमोशंस, आप
पूरे वातावरण में पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमको ये समझ में आता है कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के गैप को आप ब्रिज कैसे करते हैं। ये उस चीज़ को, आपके कर्मों को, हर चीज़ को कंबाइन कर देता है। एक चीज़ और है, आजकल हर जगह, चाहे हम सोशल मीडिया ओपन करें, न्यूज़पेपर देखें, न्यूज़पेपर में तो हमेशा से होता है सुबह सुबह न्यूज़ चैनल्स लगा ले, हर जगह आपको डेली हॉरोस्कोप देखने मिल जाएंगे। तो जो डेली हॉरोस्कोप होते हैं, मैं एक चीज़ मुझे ये समझ में आती है कि अगर सपोज मेरी राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के लिए जो डेली की हॉरोस्कोप दी हुई है, जितनी पॉपुलेशन है उसमें इतनी सारे वृश्चिक राशि में कितने लोग होंगे, तो क्या वो सब पे एक्यूरेट बैठती है? ये सब पे मुझे तो नहीं लगता ये फिट बैठता है। और मैं अगर न्यूज़ चैनल्स या इसकी बात करती हूँ, हम अखबार की बात करते हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि अभी 12 राशि पढ़ें। आप एक अखबार को खोल के देखिए, उसके अंदर कितनी तरह की न्यूज़ है। वहाँ पर कहीं आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगे, बहुत नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी। तो क्या वो राशि जो हम जिस अखबार को पढ़ रहे हैं और जो 12 राशि के बारे में बता रहे हैं, क्या वो उस चीज़ से मेल खा रहा है कहीं से भी? तो इंडिविजुअली भी कैसे खाएगा? तो मैं मतलब इस चीज़ मैं अपनी बता रही हूँ आपको, मैं तो बिल्कुल भी अखबार खोल के अपना दिन शुरू नहीं करती कि जहाँ मुझे 12 राशि पढ़ के ये सोचना है कि आज का ये दिन मेरा ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा। एस्ट्रोलॉजी को लेके मिथ्स बहुत सारे हैं, जितने लोग होते हैं उतनी तरह की बातें करते हैं वो। सोशल मीडिया पे इसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, मे बी इसका एक मेन रीज़न वो भी है, हर नया इंसान आपको हर एक नई चीज़ बता रहा है कि आप ये करिए, आपके साथ ऐसा होगा। वो कौन सा मेथड है जो आप ब्रेक करना चाहेंगे हमारे? और ये जो अभी पीछे एक स्विच वर्ड का लॉजिक चला था जिसके कहा था कि मनी आएगा, आप कॉन्वोलेक्सा करके बोलें। और एक मैंने देखा था कि किसी एक फीमेल एस्ट्रोलॉजर है जो कह रही थी कि आप ड्रिंक को यहाँ पर लगाइए शुक्र पर्वत पर और आपका उससे वीनस ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसी चीज़ें करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से जो रिक्शे वाले हैं वो भी ड्रिंक कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, यू हैव टू वर्क फॉर द कर्मास टू इम्प्रूव योर लाइफ। These things can't bring these things can't affect your life so easily. तो आपने जैसे बोला स्विच वर्ड या फिर ऐसा करने से ऐसा हुआ, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ ये भी होती हैं कि लाल किताब एक टाइम पे बहुत फेमस हुई थी, या फिर जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं, कुछ लोगों का बिलीफ इनमें बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल काम नहीं करते। तो आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें किसी के लिए वर्क करती हैं, किसी के लिए नहीं करती हैं, उसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या हमारा फेथ मैटर करता है, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है? देखिए, हम जो प्लैनेट्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स एक कॉन्शियस एनर्जी है, बेसिकली एक एनर्जी की बात कर रहे हैं आप। तो जब तक हम उसके मंत्रों से ना जुड़ें, मंत्र क्या है? वाइब्रेशन है। एक वाइब्रेशन आपके कॉन्शियस लेवल पे जिस तरह से अफेक्ट करती है, आपकी पर्सनालिटी पे जिस तरह से अफेक्ट करती है, और जितना वो आपके भीतर अंदर की तरफ उसका असर पड़ता है, उतना चेंज बाहर आएगा। तो मंत्रों का असर तो 100% है। देखो, संस्कृत सबसे पहले आई थी, वेद संस्कृत में लिखे गए। हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो नाद है, एक शब्द बोलते हैं ओम, नासा तो अब बता रहा है ना कि एक साउंड निकाला है, अर्थ का एक साउंड है, यूनिवर्स का एक साउंड है ओम। हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों नहीं, इस चीज़ को बहुत पहले बता दिया गया। तो जो हमारी धरोहर है, अध्यात्म के हिसाब से तो भारत बहुत आगे है। तो जो हमारी धरोहर है, जो पावर हमारी इन चीज़ों के बारे में बताई गई है, वो कहीं पे झूठ नहीं है। हम यूनिवर्स के अंदर हैं बेसिकली। आपको उसकी एनर्जी से कनेक्ट करना है। यूनिवर्स इज देयर ऑलवेज, इट्स देयर। So there is a mode, there is a sound, there is something which you have to, उससे कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ करना है। तो मंत्र बहुत इफेक्टिव होते हैं, वैदिक रिचुअल्स इफेक्टिव होते हैं, कराने वाले ठीक होने चाहिए। ये बोलते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी लाइफ उसी समय पूरी डिसाइड हो जाती है, उसकी लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है। तो क्या आप ये मानती हैं कि पूरी लाइफ पूरी तरह से डिसाइडेड है? और अगर डिसाइडेड है तो फिर हमारा कोई भी रेमेडी करने का कोई फ़ायदा तो नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं है डिसाइडेड, तो
मतलब क्या हम अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर सकते हैं? देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, जिस घड़ी में पैदा होता है उस समय ग्रहों की क्या स्थिति है उस हिसाब से उसका चार्ट बनता है। ठीक है, अब उसकी मून के लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम देखते हैं किस नक्षत्र में, उस हिसाब से उसकी दशाएं शुरू होती हैं। आप अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर आए हैं, पिछले जन्म में कुछ तो किए ना। कुछ बच्चे जैसे पैदा ही हो रहे हैं और कुछ बच्चे पैदा होते ही अनाथालय पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे परिवारों में पैदा हो रहे हैं। 2 ट्विंस हैं, 2 ट्विंस की लाइफ भी सेम नहीं है 2 मिनट के गैप के अंदर। तो आप किसी प्रारब्ध को तो लेकर पैदा हुए हैं, पास्ट लाइफ को लेकर पैदा हुए हैं। हमारा जो हॉरोस्कोप है वो हमारा कार्मिक चार्ट है, तो उसके बेसिस पे हमें पिछले जन्म का भी पता लगता है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे होगी हमें ये भी पता लगता है, हमारा कुटुंब कैसा होगा वो भी पता लगता है। कई बार हमें सराउंडिंग्स पर पता चलती है, हम कैसी सराउंडिंग्स में जन्म लेंगे। हमारे फादर के बारे में पता लगता है, हमारे प्रोफेशन के बारे में पता लगता है। तो ऑब्वियसली एक पूरी लाइफ तो चल रही है ना, हमारे सिबलिंग्स के बारे में पता लगता है। अब दशा के हिसाब से वो चीज़ें अच्छी या बुरी आपके सामने आती जाएंगी। आपका काम कर्म करना तो तब भी है ना, आपके आगे खाना आ गया, आप जब तक उसको तोड़ के खाएंगे नहीं, कर्म तो नहीं किया ना। कर्म यही है, तोड़ के खाइए, प्लेट आपको दे दी गई है खाने की। तो कर्म करना हमारे फ्यूचर के लिए है, या इस जीवन में भी हमें कैसे चलना है उसके लिए हमें कर्म करना इम्पोर्टेंट है हमारा। और ज्योतिष क्या करती है, आपको आपके लाइफ में जब भी कुछ नेगेटिव होने लगता है तो वो एक रेमेडी बताती है, ताकि आप उसमें से थोड़ा सा नेविगेट कर पाए। तो कुछ चीज़ें आप लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कर्म करके और आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्क करके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। हर तीसरा इन्फ्लुएंसर खुद को एस्ट्रोलॉजर मानता है और लोगों को अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ बताते हैं। और जैसा आपने बोला कि स्विच वर्ड है, तो क्या ऐसा कुछ मिथ है जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर रहा है आज के टाइम पे? मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ श्वेता, कि मैं भी जितने रील्स मेरे सामने आते हैं ज़्यादातर सब एक सी रेमेडीज़ बता रहे हैं। यहाँ पर ये कर लीजिए, छोटा करके कुछ ऐसा कर लीजिए। तो मुझे तो वो छोटी छोटी रेमेडीज़ भी एक स्टेप हो सकता है। हाँ, जिन लोगों को बिल्कुल एक होता है ना कि कर्म करने की हैबिट ही नहीं है, मतलब जैसे हमारे आप चिड़िया को दाना डाल दीजिए जाकर, या आप जाकर चींटियों को थोड़ा सा आटा दीजिए। सो दैट इज द अवेयरनेस व्हिच इज क्रिएटेड सो दैट यू कैन सर्व द सोसाइटी इन अ मैनर, कि आप चींटी का भी ध्यान रखिए कॉन्शियसली, आप एक चिड़िया का भी ध्यान रखिए। आपके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसका पर्पस उस चीज़ से जोड़ लेना कि इसकी वजह से हम ये सब करते रहेंगे और बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो मुझे नहीं लगता। आप फेथ की बात करते हैं, बिलीफ की बात करते हैं, और इनमें बहुत पावर होता है, ये आपने बोला, ठीक है। तो क्या मैनिफेस्टेशन का कनेक्शन भी एस्ट्रोलॉजी से होता है? अगर हमें किसी चीज़ पे बिलीव बहुत ज़्यादा है, हम किसी चीज़ पे फेथ हमारा बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो चीज़ हमें मिलेगी? हमारे जो ऋषि मुनियों ने प्रार्थना, एक प्रेयर्स को महत्व दिया बहुत ज़्यादा। तो मैनिफेस्टेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैनिफेस्टेशन तो वर्ड अब दे दिया गया है कि आप ये करिए और ऐसे कीजिए, लेकिन उन्होंने महत्व दिया प्रार्थना को, कि आप हाथ जोड़िए, उस एनर्जी पे विश्वास कीजिए जिसने आपको बनाया, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होइए। और जब आप खुद नोट करेंगे, जब भी आप किसी प्रतिमा, मंदिर या किसी ऐसी मूर्ति या किसी भी चीज़ को देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये पावर है, यहाँ मैं कुछ कह सकती हूँ, या कुछ जगह पर ऐसे जहाँ बहुत शांति सी होती है, मेडिटेशन जैसा कुछ लगता है, आप अगर वहाँ हाथ जोड़ के बैठते हैं तो आपके दिल से आवाज़ निकलती है। ये कहते हैं ना चिद आकाश, ये हमारे हृदय को चिद आकाश बोला गया, आकाश तत्व है यहाँ पर। तो ये यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। तो कुछ भी आपने अपने हृदय से मांगा, स्वच्छ मन से मांगा, एक अच्छी इच्छा, और आपको पूरा बिलीफ है कि मुझे मिलेगा, तो वो मैनिफेस्ट होता है। कर्म का क्या रोल होता है हमारे हॉरोस्कोप में, और क्या हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्म, जैसा आपने बोला एक बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ लेके आता है, पिछले जन्म के अपने कर्म लेकर के आता है, तो क्या आज जो हम फेस कर रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है? कुछ तो प्रारब्ध है हमारा, कुछ तो हमारा पिछला कर्म है। जैसे हॉरोस्कोप में 5th हाउस हमारे पास्ट लाइफ के बारे में है,
और जो हमारा 9th हाउस है वो आने वाला फॉर्च्यून हम कैसे बनाएंगे। भाग्य तो है कि आप पिछले जन्म के हिसाब से ही तो आपको माँ बाप कैसे मिले, आपको सिबलिंग्स मिले नहीं मिले, आप आज इस प्रोफेशन में हैं। एक घर के अंदर अगर 5 जने हैं, पांचों की डेस्टिनी डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो सेम आप घर में रह रहे हैं। फिर उसके बाद सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो पास्ट लाइफ में तो हम प्रारब्ध में लेकर आते ही हैं। कुछ अदृढ़ जो आपके रिजल्ट्स हैं, आप अचानक किसी मुसीबत में ऐसे में फंसते हैं जो आपको लगता है यार मैंने तो इसका ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो आपके पास उसका कोई आंसर नहीं है। कुछ बीमारियाँ जो हमारे साथ अचानक घटित हो जाती हैं, तो वो सब हमारे पास्ट लाइफ के लिए होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी है कि इस जन्म में भी जो आप कुछ कर रहे हैं, इस समय अगर मैं उसको थप्पड़ मारूंगी और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो नहीं मारेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हम इस लाइफ में भी कुछ कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं। जब हम रेमेडीज़ और मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हाई एनर्जी या क्लीन ऑरा कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाई एनर्जी तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जैसे कि हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो कहते हैं यूनिवर्स की एनर्जी से बड़ी जल्दी अलाइन होते हैं, तो उसके लिए वो इजी है मैनिफेस्टेशन। बाकी जहाँ तक क्लीन हो रहा है, अगर अंदर का सिस्टम आपका जो हमारे चक्रा सिस्टम अगर साफ है तो वो और भी क्लीन ही होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें हेल्प करती है। अब जैसे आप किसी तीर्थ में जाते हैं, वहाँ के वाइब्रेशंस आप देखिए, वहाँ जाके लोगों के ऑरा में चेंज आ जाता है, वहाँ पे लोगों का कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है, फोकस इंप्रूव हो जाता है। तो आप बैठ के अगर वहाँ पे कहते हैं ना, इस स्थान पे आप कुछ मांगिए, क्यों हमारे तीर्थ इतने जागृत हैं, तो किसी जागृत स्थान पे आप मांग रहे हैं। स्थान इतना जागृत है, जागृत का मतलब कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ, तो वहाँ मैनिफेस्टेशंस होते हैं। प्रार्थनाएं कीजिए, आप कुछ मांगिए। लोग क्यों ऐसी ऐसी जगहों पे जाके कहते नहीं, वहाँ पर जाके इच्छा पूरी हो जाती है हमारी, इस वजह से होती है। सैटर्न से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। शनि भगवान से लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है। मैंने खुद भी बहुत सुना भी था, मैंने कुछ पढ़ा भी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि शनि भगवान जो होते हैं वो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। तो जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, और क्योंकि ये 2.5 साल का ट्रांजिट होता है, तो अभी वो पाइसेस में शिफ्ट हुए हैं, साथ में उसके साथ में शायद मेष राशि में भी एंटर हुए हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर शनि का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट क्या होता है लोगों की लाइफ में? ट्रांजिट ऑफ सैटर्न में क्या है कि अब आप देखिए राशि के एंड में जा रहा है, तो पूरा जोडिएक है ना, 12 राशि का है। अब ये पाइसेस में आ गया। हाँ, ये सबसे आखिर पाइसेस में आ गया। पाइसेस एक इमोशनल और इंट्यूटिव साइन है। तो और शनि का क्या काम है? शनि बहुत हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस देता है, लेकिन अब क्योंकि एंड ऑफ द ज़ोडिएक है, एंड ऑफ द ज़ोडिएक में क्या है कि अभी तक आपकी लाइफ जैसे चल रही है, कार्मिक पैटर्न चल रहा है, वो अब एंड होगा। फिर जाके कुछ नया होगा जब सैटर्न एरीज के अंदर जाएगा। तो अभी जो आपके कार्मिक पैटर्न्स हैं वो एंड होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, या चाहे वो हमारी कुछ आध्यात्मिक यात्रा भी हो। अगर कुछ भी अच्छा या बुरा जो होगा वो शनि के पाइसेस में जाने के बाद वो चेंज हो जाएगा। जुपिटर के बारे में कहते हैं, वो तो मुझे ऐसा लगता है हर कुछ मंथ में उनका होता है ट्रांजिट। 1 ईयर। ठीक है, तो मई मंथ में वो जेमिनी में ट्रांजिट करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जुपिटर जेमिनी राशि में जा रहा है, तो जेमिनी कम्युनिकेशन का साइन है। कम्युनिकेशन करने वाले लोग, आर्टिस्टिक, जितने आर्टिस्टिक लोग हैं, तो जब बृहस्पति वहाँ पे जा रहा है वो चीज़ फ्लरिश करेगी, वो हर चीज़ को एक्सपैंड कर देता है। मेडिटेशन से आपकी इंट्यूशन को क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मेडिटेशन करने से क्या है कि देखिए, एक तो मैं अपने गुरु से दीक्षित हूँ, मेरे गुरु हैं ध्यान गुरु अर्चना दीदी, तो उनसे दीक्षित भी हूँ। और जो उन्होंने, हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, चक्र अनुसंधान, तो हम थर्ड आई से स्टार्ट करते हैं और थर्ड आई पे ही हमारा मेडिटेशन ख़त्म होता है। अब थर्ड आई सबसे इम्पोर्टेंट है आपके इंट्यूशन के लिए और क्लैरिटी के लिए, फोकस के लिए। तो जब हम ध्यान करते हैं, ये चीज़ें एक एस्ट्रोलॉजर में इम्प्रूव अपने आप होती जाती हैं। तो वो प्रिडिक्शन में भी हेल्प करती है। और क्योंकि हम थ्रोट चक्र ऐसे कहते हैं कि वाणी के लिए आपने कुछ बोलना है, उसकी सिद्धि के लिए बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। आपने थर्ड आई का बोला, तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे थर्ड आई एक्शन में होती क्या है और एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या रोल है?
थर्ड आई ये हमारा ये इस नेत्र को, इसको ज्ञान नेत्र को बोलते हैं, जो शिव जी की थर्ड आई है, और इसको हम गुरु का स्थान भी बोलते हैं। इसको जागृत करने का तरीका एक हमारे जो ऋषि मुनि जिस स्टाइल से चलते हैं, पहले कहते हैं हर नॉलेज आपको थर्ड आई के थ्रू आती थी। इसको नॉलेज का, विजडम का एक द्वार बोलते हैं, तो आई ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ये गुरु के थ्रू ही ओपन होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के लिए आप सोचिए ये दो वर्ल्ड्स को, एक इनर वर्ल्ड एक आउटर वर्ल्ड, दोनों को ये जोड़ता है। तो जो यूनिवर्स, जो लोग बोलते हैं ना यूनिवर्स बाहर है आपके अंदर है, वो तभी आप देख सकते हैं जब आप यहाँ से शुरू हो जाना। तो ये एक डोर है जिसके थ्रू आप भीतर की यात्रा करते हैं। सेलेस्टियल एनर्जी से आप कनेक्ट करते हैं, अपने कॉन्शियस से को आप एलिवेट करते हैं, और कई चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ठीक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक जिनको एस्ट्रोलॉजी में 100% बिलीव है, एक वो जिनको बिल्कुल बिलीव नहीं है, और एक होते हैं 50-50। अगर कुछ अच्छा हो गया तो उनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उनको ये होता है कि इस मैंने तो पहले ही कहा था ये काम नहीं करता। तो जो लोग स्केप्टिकल होते हैं वो जब आपके पास आते हैं तो आप उनके डाउट को कैसे क्लियर करते हैं? जो लोग स्केप्टिकल होते हैं, एक्चुअली देखिए डाउट तो तभी क्लियर होगा ना कि जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ हो रही है। मैंने हमारे फ्रेंड भी थे और मेरे क्लाइंट भी थे, तो उनका बहुत मन था विदेश जाने के लिए, विदेश सेटल होने के लिए। तो उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने उनको बोला कि नहीं आप सेटल तो नहीं हो पाएंगे। उसके बाद भी वो कहते मैं ट्राई करता रहा 5-6 साल, आपने बोल दिया हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं 4-5 साल तक ट्राई करता रहा कि मुझे जाना है। तो कहते हैं जब मेरे को समझ में फिर बाद में आ गया कि सच मेरा काम हो ही नहीं पा रहा, कुछ भी करके मेरा वो काम हो ही नहीं पा रहा, तब वो अपने आप मान जाते हैं कि मेरे किस्मत में नहीं है कि मैं नहीं जा पाऊँ। तो जो स्केप्टिकल लोग होते हैं ना, वो हमेशा प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को करना चाहते हैं, लेकिन फिर बात जब वही होती है कि जो होना है तो वो मान जाते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं सिर्फ एक हॉबी के लिए नहीं, अपना करियर ही एस्ट्रोलॉजी में बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका गाइडेंस क्या होगा? आप अगर वो कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर एस्ट्रोलॉजी करना है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप पामिस्ट्री करना चाहते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हॉरोस्कोप रीडिंग सीखना, एक्सपर्टीज़ हॉरोस्कोप में चाहिए, तो इनकी क्लासेस होती हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं। आप 25+ ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आज यहाँ बैठ के अगर आप अपनी पिछले 25 साल की जर्नी को देखेंगी तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जर्नी कैसी रही? इन 25 सालों के अंदर मैं जब स्टार्ट हुई थी एस्ट्रोलॉजी, जब हम शुरू होते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी और अपने सारे घर वालों का हॉरोस्कोप देखने बैठ जाते हैं जिनसे हम अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले तो यही शुरू किया था, देख लिया, उसमें सारी कैलकुलेशंस भी की और कुछ चीज़ें उसमें ठीक भी निकली। लेकिन एक चीज़ जो आपको वहाँ पे रोकती है कि इमोशनली आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आपने सीख तो लिया है, लेकिन अब आप एक्सेप्टेंस कैसे आएगी आपके अंदर, तो वो मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए फिर जब मैं ध्यान से जुड़ी, मतलब मैं पहले इतनी सेंसिटिव होती थी किसी के भी दुख दर्द के लिए, तो मुझको लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर से मेरा मन होता है कि मुझे हेल्प करनी है किसी की, लेकिन उसका दुख जो है, मुझे लगता था कि इतना बड़ा दुख ये झेलेगा कैसे। तो मुझे लगा मुझे खुद पे भी बहुत काम करना है। जब मैं मेडिटेशन से जुड़ी, वो चीज़ मेरी बहुत इम्प्रूव हुई है, मतलब अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। तो अब उस चीज़ से हट के मैं बड़े आराम से सरफेस लेवल से ऊपर उठ के उसको बता सकती हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए आध्यात्मिक लेवल पे तो ये आपको ऊपर लेकर जाती ही जाती है, मतलब एक गाइडिंग है, जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल या ये वैदिक साइंस है, वैदिक नॉलेज है, तो वो आपके लाइफ पाथ को बहुत जगहों से आगे नेविगेट करके लेके जाती है। आजकल आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है? या आप एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस तो करते हैं, साथ में क्या आप अपना भी खुद का कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो करती हैं? मेरी बहुत सिंपल सा एक डेली रूटीन है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, तो सुबह उठ के अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को सुबह की चाय देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हम अपना डॉगी के साथ, अपने पेट के साथ वॉक पे चले जाते हैं। फिर मैं घर पे आती हूँ, उसके बाद अपना नहाने के बाद एक हमारे जो
क्योंकि मैं गुरु से दीक्षित हूँ, तो जो रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया हुआ है हम उस रिचुअल को ही फॉलो करते हैं, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। बस अपना गुरु मंत्र किया, पूजा की, जो भी है इष्ट मंत्र किया, अपनी प्रार्थना की, सबके लिए अच्छा मांगा, उसके बाद जो दिनचर्या का काम है वो सारा करती हूँ। आप जब एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही थी, जैसा आपने बोला आप एक सिंगर भी है, आपको सिंगिंग पसंद है, तो जब आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही होती हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कराती है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करती, मेरे को अपनी फैमिली के साथ कहीं भी बाहर जाके एंजॉय करना बहुत पसंद है। मुझे स्पोर्ट्स, एडवेंचर, सब ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और कहीं ना कहीं गाने के लिए मुझे मिल ही जाता है। मेरा कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है, कैरियोकी चला रहे हैं, और कभी बैडमिंटन, कभी बच्चों के साथ बहुत देर तक बातें उनकी सुनती रहती हूँ। आपका हमारे साथ द CEO मैगजीन के साथ में जो कोलैबोरेशन है, उसका पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर एडिशन में भी फीचर हुई हैं, आज हम आपका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि CEO मैगज़ीन ने मुझे फ़ीचर किया, और बिल्कुल वैसे फ़ीचर किया जैसी कि मैं हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उनको आखिर में कुछ एक ऐसी छोटी सी रेमेडी जो हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, उन पे हमें बिलीव नहीं होता, बट क्योंकि मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ, मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो कुछ एक छोटी सी रेमेडी जो हर किसी के लिए, भले ही ऐसा ना है कि बहुत कुछ इमेंस रिजल्ट शो करे, बट एटलीस्ट कुछ तो इम्पैक्ट डाले। एक छोटी सी रेमेडी है, कुछ भी, ये साइंटिफिक भी है और शायद आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। आजकल की जो जनरेशन है, मतलब मैं उसमें अपने बच्चों को भी इंक्लूड करती हूँ, सारी रात तो जागते हैं, ये सोते तो है नहीं। तो जब आप सारी रात जाग रहे हैं, सुबह 3:30 से 6 बजे का एक टाइम है जो बहुत अच्छा मानते हैं, इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। और इसका अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए, कुछ मत कीजिए, बस चुपचाप बैठिए, आंख बंद कीजिए, कोई रिगरस मेडिटेशन आपको नहीं करना है, बस शांत भाव से बैठे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, और बैठना सीखिए 3:30 बजे से 6 के बीच में। उसके बाद सन जो निकलता है ना, उसको गेज कीजिए, अपने थर्ड आई के ऊपर उसको कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर आपने थोड़ी देर के लिए सन गेजिंग किया, और उसके बाद आपने आंख बंद करके यहाँ कंसंट्रेट किया। आप देखेंगे आपके माइंडसेट में, आपकी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स के अंदर बहुत चीज़ें में फ़र्क आएगा, क्योंकि बायो रिदम चेंज होता है उस समय के अंदर आपकी बॉडी का। तो आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में, आपके डिसीजंस के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। सिर्फ इतना सा करना है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग, और इट्स रियली आवर प्लेजर कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला। तो थैंक यू। थैंक यू।